नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत और पहली खबर पे बात करते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए हमलों पर समीक्षा बैठक ली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें जवान सहित कई लोगों की जान गई हैं। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल सहित कई अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जम्मू कश्मीर के हुए आतंकी हमलों को लेकर भी चर्चा की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की समीक्षा की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार आतंकियों के खिलाफ क्या कड़ा रुख अपनाती है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में पानी की किल्लत नहीं हो रही कम। एलजी ने दिल्ली पुलिस को जारी किए निर्देश। क्या है वो निर्देश, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली में गर्मियां जन संकट लेकर आती है। हर बार गर्मियों में दिल्ली प्यासी रह जाती है। दिल्ली में इस बार मई महीने में अंतिम दिनों में पानी की जो किल्लतों की तस्वीरें सामने आई है वो काफी भयंकर है, जिसकी एक वजह यमुना नदी से सीमित पानी की आपूर्ति और बढ़ती आबादी भी है। दिल्ली में जल संकट क्यों हुआ, आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में जल संकट के 2 कारण हैं, गर्मी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए यह पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली जरूरत हर दिन 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रहा है। तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मांग पूरी कर पा रही है। यानी दिल्ली 2.30 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ अब 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड किया गया रद्द। अब कब होगी 1563 छात्रों की परीक्षा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों को बड़ी जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई में 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क बताया था। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा था कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 हुए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट रखेंगे। वहीं दूसरी ओर अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली लोकसभा सीट आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी यहां से लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़े अंतराल से जीत हासिल करके सांसद बने और वो वायनाड से भी चुनावी मैदान में थे, जहां उनको जीत हासिल हुई। इसके बाद अभी संशय बना हुआ है कि राहुल गांधी कहां से सीट छोड़ेंगे और कहां पर उपचुनाव होगा। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर बने रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे। तो वहां से वायनाड में कौन चुनाव लड़ेगा, ये इस विषय पर भी चर्चा लगातार बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वायनाड में जो प्रियंका गांधी है वो चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं आम है और राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता रायबरेली में देखी जा रही है, क्योंकि रायबरेली हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये पारंपरिक सीट भी कांग्रेस की कही जाती है। चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वो चेहरे रायबरेली से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की लोकप्रियता 2024 में भी
देखने को मिली। लगभग 4 लाख मतों से राहुल गांधी रायबरेली से विजयी हुए, तो ऐसे में वायनाड की भी इनकी लोकप्रियता देखने को मिली और वहां से दूसरी बार ये विजय इनको हासिल हुई। तो ऐसे में जो सूत्रों का मानना है कि वायनाड छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें जो राजनीतिक चर्चाएं आम है, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी का रायबरेली से बने रहना इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली के जाने का रास्ता तय होता है। इसलिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को साधने के लिए राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम है उसमें ये सूत्र जरूर बता रहे हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई राजनीतिक पुष्टि नहीं हुई। ना तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कोई बयान आया है, न राहुल गांधी की तरफ से पूरे मामले को पुष्ट किया गया, लेकिन पूरे मामले को लेकर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी कहां से सांसद रहेंगे और कहां से इस्तीफा देंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पश्चिमी यूपी के 2 बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल पाठक। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री फंजू बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम में ठन गई है। दोनों की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री फंजू बालियान का जहां कहना है कि उनकी हार में पूर्व विधायक संदीप सोम का अहम भूमिका है, वहीं संगीत सोम का कहना है कि ये जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी स्वयं फंजू बालियान को लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र भी हार चुके हैं। आपको बता दें कि 2022 से फंजू बालियान और संगीत सोम में अदावत चली आ रही है। जब 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हार चुकी थी तो उन्होंने अपने हार का ठीकरा फंजू बालियान पर फोड़ा था और कहा था कि उन्हें जाट वोट नहीं मिले। वहीं अब जब फंजू बालियान की हार हुई है तो फंजू बालियान ने ये कहा है कि संगीत सोम ने जो क्षत्रिय वोटर है उनकी लामबंदी समाजवादी पार्टी की तरफ की, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर सीट पर सपा कैंडिडेट हरेंद्र मलिक चुनाव जीते और इस हार की पूरी जिम्मेदारी संगीत सोम की है। फिलहाल बवाल मचा हुआ है, दोनों नेता आमने सामने हैं। आपको बता दें कि जो फंजू बालियान है वो जाट नेता हैं और संगीत सोम वो क्षत्रिय विरासत से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और क्षत्रिय नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार असंतोष बना हुआ है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने नैनीताल की कोशा कुटौली तहसील और चमोली जनपद के जोशीमठ तहसील के नाम बदले हैं। क्या है नाम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 तहसीलों के नाम बदलने का काम यहाँ पर किया। यानी चुनाव से पहले जो वायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था उस वायदे पर खरा उतरने का काम उनकी तरफ से किया गया है। जोशीमठ तहसील का नाम है ज्योतिर्मठ तहसील के नाम से यहाँ पर करने का काम किया गया। प्रशासन की तरफ से उसके बाकायदा मंजूरी के आदेश यहाँ पर दे दिए गए। इसी तरीके से नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो कैंची धाम की जो तहसील है उसका भी नाम बदलने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के फैसले यहाँ पर ले रहे हैं। जनता की जो भावना है उन भावनाओं के अनुरूप चलने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और यही कोशिश राज्य में लगातार सरकार की तरफ से भी दिख रही है। यानी विकास के साथ साथ जनता से जुड़ी हुई जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। और अब जो नाम बदलने का काम यहाँ पर किया गया ये समझा जा सकता है कि जनता की जो भावना है उसके आधार पर सरकार ने निर्णय लिया, जिसका नाम आने वाले दिनों में, जिसका काम आने वाले दिनों में, या कह सकते हैं कि जिसका पूरा प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लोग अब जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानने लगेंगे। कैमरामैन अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस। देहरादून में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अब कैसा रहेगा मौसम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में हाल बेहाल है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो देहरादून में मैं अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कड़ी धूप है, लोगों को कड़ी धूप से जूझना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया है कि 3 से 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहने वाला है और इसी के तहत लोगों को विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत है।
अगर मैं मैदानी क्षेत्रों के उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर जो पारा है 40 से अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे जो आम जनमानस है उनको समस्या उठाने को देखने को मिल रहा है। साथ साथ डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि आप अपने मुंह में कपड़ा बांध के रखें और जो हीट वेव्स है उससे बचने के लिए जो पर्याप्त उपाय हैं उनका इस्तेमाल करें और इसके तहत अपने आप को हाइड्रेट भी करें। और इसी आप देख सकते हैं देहरादून में फ़िलहाल इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, कड़ी धूप है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मौसम विभाग ने भी पूरा अनुमान किया है कि 3 से 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहने वाला है और ऐसे में लोगों को विशेष एहतियात भी रखने की जरूरत है। जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। आगरा में न्याय कार्यों में लापरवाही करने पर 30 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। किसने किए निलंबित पुलिसकर्मी, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद आगरा पुलिस जो है अब अपनी सख्त रवैया अपनाने को अख्तियार हो गई है। आगरा पुलिस के कमिश्नर द्वारा एक फीडबैक सेल के माध्यम से अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई, जिसमें 30 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए और 30 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। एसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने एक आदेश जारी करते हुए 7 दरोगा और 6 मुंशी, आरक्षी, महिला आरक्षी लगाकर सहित 30 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार को ये आदेश एसीपी सूरज कुमार रॉय ने जारी किए हैं। उनका कहना है कि ये फीडबैक सेल से पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई और इसमें जांच में वो दोषी पाए गए। उनके द्वारा जो है विवेचनाओं में लापरवाही, सोशल मीडिया पर लापरवाही और तमाम अनुशासनहीनता, अनुचित लाभ लेने का प्रयास के चलते ये कार्य अमल में लाया गया है। इसी तरीके से कमिश्नर आगरा का कहना है कि अगर जो है लापरवाही सामने आती है या भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। गाजियाबाद के हाजीपुर में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। कैसे लगी आग, बता रहे हैं संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर गांव में एक 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने से वहां रह रहे परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें ये हादसा कल देर रात 8:30 बजे का है, जब 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बताया जा रहा है कि फॉर्म का काम चल रहा था, उसके कबाड़ में अचानक शॉर्ट सर्किट से वहां आग लग गई, जिसके बाद देखते देखते आग इतनी भड़क गई कि वो पूरे 3 मंजिला इमारत को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें पूरी तरीके से वो जो 3 मंजिला मकान था वो चपेट में आ गया। दरअसल आपको बता दें जब ये आग लगी तो वहां हाहाकार मच गया और देखते देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसमें परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया। परिवार के सदस्य चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे और लोग उसमें आग बुझाने की कोशिश भी करते रहे। लोगों ने फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस को सूचना दी, जिस वजह से वहां मौके पर फायर ब्रिगेड की तमाम कई गाड़ियां आसपास के स्टेशन से पहुंची और बड़ा मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। लेकिन धुएं के बीच में जब फायर फाइटर्स ने जंदा से जाकर देखा तो 2 बच्चों समेत 2 महिलाएं और 1 पुरुष की लाश वहां से बरामद हुई और वहीं 3 जो अन्य व्यक्ति हैं वो इस अग्निकांड में बुरी तरीके से झुलस गए, जिनका उपचार करीबी के अस्पताल में चल रहा है। दरअसल आपको बता दें इसमें फॉर्म बनाने का काम चल रहा था, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों का मौत हो जाना बहुत ही दुख दिए है। दरअसल पुलिस का कहना यह भी है कि इसमें फॉर्म बनाने का काम चल रहा था, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। बलौदा बाजार के चांदन गांव में सरपंच ने 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। किस वजह से किया गया हुक्का पानी बंद, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। एक ऐसा मामला आया कि आपको झकझोर कर देगा। ये बलौदा बाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में ग्राम चांदन में 5 परिवार के लोगों को हुक्का पानी गांव के सरपंच ने बंद कर दिया। आपको याद है कि उन पर केवल इतना ही आरोप था कि ये परिवार शराब बेचने का उन पर झूठा आरोप लगा के इन पर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया कि इनको गांव का कोई भी व्यक्ति ना उसके कोई कार्यक्रम में आ सकता, ना उनके मरने गरने हरने किसी भी कार्यक्रम में ना वो निमंत्रण दे सकता और ना ही गांव के कोई भी किसान, किराना दुकानदार या कोई भी दुकानदार
उसको किसी प्रकार का कोई सामान दे सकता है। इस हुक्का पानी बंद करने के बाद वो परिवार वहां पर एक जेल टाइप की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। उनके गांव का सरपंच उसके घर के सामने दीवारें बने लकड़ियों से घेर दिया गया कि इन परिवारों का बहिष्कार किया गया है और कोई भी व्यक्ति इस परिवार से ना बातचीत करेगा ना कोई लेन देन करेगा। इसी पीड़ा को देखते हुए पांचों परिवार के लोग बलौदाबाजार के जिला डीएम के पास गए, जहां पर उन्होंने अपना आवेदन दिया कि गांव का सरपंच और पटेल हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तो कलेक्टर ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। आदेश करने के बाद वहां पर पुलिस गई। पुलिस ने वस्तु स्थिति की जांच करने के बाद वहां पर देखा कि सरपंच के द्वारा जिस पर मनमानी की जा रही थी उस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही सरपंच के खिलाफ पुलिस ने। तो वो सरपंच का आरोप है कि ये परिवार यहाँ पर बाहरी लोग हैं, लोग यहाँ पर मजदूरी काम करते हैं लेकिन यहाँ पर शराब बेचते हैं जो हमारे गांव में प्रतिबंधित है। लेकिन उनका पीड़ितों का आरोप है कि हम शराब नहीं बेचते और न ही कोई ऐसा कोई काम करते। जो सरपंच हमको प्रताड़ित करके हमको दंड देता है, हमको 50-50 लाख रुपए का दंड देता है, जो कि इस सरपंच की मनमानी है। इसी मनमानी के खिलाफ में यह परिवार कलेक्टर पर शिकायत किया। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिया। जांच होने के बाद यदि सरपंच की मनमानी और पकड़ में आएगी तो निश्चित उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कलेक्टर का आश्वासन है परिवार पे। अब समय बताएगा कि जांच होने के बाद कौन सही है, पीड़ित परिवार सही है, जिनको हुक्का पानी बंद किया गया वो सही है या सरपंच सही है। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप। 17 जून को शाही ईदगाह मस्जिद में होगी बकरीद की नमाज, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की है। बैठक में क्या कुछ लिए गए फैसले बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। 17 जून को मनाई जाने वाली ईद उल जोहा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिला प्रशासन ने एक बैठक कर तमाम शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ वार्ता की। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह के जो है शाही जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद में जो भी नमाजी जाएंगे सभी की चेकिंग तलाशी होकर आधार कार्ड के साथ में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाएंगे। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो रासुका के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और तमाम लोगों पर निगरानी बनाए हुए पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी के जवान और पुलिस के जवान तमाम तैनात रहेंगे और तमाम लोग जो है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तमाम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कुर्बानी जो है सार्वजनिक स्थान पर न की जाए और यदि किसी को परेशानी होती है तो उनकी परेशानी भी उनका ध्यान रखी जाए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। मिर्जापुर में एक आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के सिर पर कट्टा लगाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। लव जिहाद का मामला जगह जगह पर कहीं न कहीं सुना जाता है। वहीं बता दें मिर्जापुर के थाना विंध्याचल के अंतर्गत एक मामला सामने आया है। एक लड़की नाबालिग 14 वर्ष की होती है, उससे 2 साल से एक मुसलमान लड़के ने उसको चैट करता रहता है, बहलाता फुसलाता रहता है और बातें करता रहता है। और बात इतनी बढ़ गई कि उसको जो है कि अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए प्रेरित करता रहता है और वो लड़की बार बार बोलती है हम इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे। बाद में पता चलता है कि वो लड़का मुसलमान है और हमको इस तरह से ऐसे प्रेरित करता रहता है। वहीं बात करते करते वो उसकी मोबाइल जो लड़की बात करती है उसके पिताजी के हाथ लग जाते। वही लड़का वो घर से चैट करता रहता है। चैट में भी वही बात करता है कि अस्सलाम वालेकुम बोलो, मुसलमान बनने के लिए प्रेरित करता रहता। उसके पिताजी ने लड़की का जो मोबाइल था वो चोरी छिप के चैट किया और सारी बातें सामने आ गई। उसी के पिताजी ने विंध्याचल थाने में तहरीर दी। इस तरह से मामला जो है कि विंध्याचल के पुलिस ने संज्ञान में लिया। यहाँ के तुरंत एक्शन में आते ही मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन ने आदेश दी कि जो 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वही जो पीड़िता के पिता का बयान है कि उसके घर में भी ये लोग घुस जाते हैं और जो लड़का चैट करता रहता है उसके परिवार वाले भी इसमें संलिप्त है और उसको डराने धमकाने के साथ घर पे भी जाते मारपीट करने के लिए। हालांकि जो लड़का है वो हमेशा डराता धमकाता रहता है
और उसके सर पे कट्टा भी लगा दिया था कि ऐसे ऐसे करो और नहीं तो तुमको हम मार देंगे, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। हालांकि बात ऐसा सामने आया कि ये लड़का कई ऐसी लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत कर चुका रहता है। वो उस लड़की की लगभग उम्र 14 से 15 साल की ही होती है, ज्यादा उम्र नहीं होती है। अब मिर्जापुर पुलिस ने एक्शन मोड में आकर 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि बता दें कि पूरे मिर्जापुर में सोशल मीडिया पर सनसनी फैली हुई है इस बात को लेकर कि जो एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की के साथ इतने घिनौनी हरकतें करता रहता है और मुसलमान बनने के लिए प्रेरित करता रहता है। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़कर जेल भेजते है। आगे की और भी इसके अंदर जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। उसको पकड़ने के बाद पुलिस मिर्जापुर जो है उनको भी पुलिस जो है कि उन लोग को भी पकड़ेगी तो जेल भेजेगी। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। रायबरेली में सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य राज यादव पर बाइक सवार बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। क्यों किया यह हमला, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा हो और उनके द्वारा पुलिस को हिदायत देते हुए सख्त निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं कि दबंगों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, लेकिन रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में आज भी दबंगों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के गन्ना कांटा के समीप बीती रात कुछ दबंगों के द्वारा एक जिला पंचायत सदस्य पर जमकर फायरिंग की गई, लेकिन गनीमत रही कि दबंग वहां से भाग निकले शोर शराबा होने पर और जिला पंचायत सदस्य देशराज यादव किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के गन्ना कांटा के समीप का है, जहां पर पहले से ही घात लगाए दबंगों के द्वारा जब देशराज यादव जिला पंचायत सदस्य वहां पर अपने व्यक्तिगत कार्य से रुका तो उस पर जमकर फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि देशराज यादव जिला पंचायत सदस्य खाई में था और गहराई होने के कारण गोली उसके बगल से निकल गई और उनको गोली नहीं लगी, तो किसी तरह से उसने अपने भागकर जान बचाया। ऐसे में देशराज यादव के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि वो संबंधित थाने में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि थाना अध्यक्ष अभी भी उससे किसी प्रकार से मिलकर ना तो कार्यवाही किए हैं और ना ही उससे रूबरू हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज भी किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की मंशा है और शासन की दिशा निर्देश है, उसके बावजूद भी दबंग इस तरह की घटना को अंजाम देकर सरेआम घूम रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरे मामले को लेकर किसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। वही पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। जयपुर का मौसम होने वाला है सुहाना, कैसे बता रही हैं हमारी संवाददाता स्नेह। राजस्थान में अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिनों से जो है राजस्थान में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते कुछ दिनों से जो है बारिश और आंधी तूफान का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो आज यानी राजस्थान में 18 जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते आज सुबह से ही जो है इन जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अभी हम राजधानी जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर में भी जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि सुबह जो है जयपुर में खिलखिलाती जो है धूप खिली थी, लेकिन शाम होते होते जो है मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला। और मौसम केंद्र जयपुर की माने तो कल यानी कि 14 जून को शनिवार को भी जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जो है कई जो इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। दरअसल एक तरफ जहाँ पे राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू है, तो वहीं दूसरे जो कई हिस्से हैं वहाँ पर अभी भी तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहाँ पर अभी भी जो है हीट वेव का दौर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं स्नेहा, इंडिया वॉइस राजस्थान। बकरीद पर्व पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और भाईचारे के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने को लेकर गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर जिले की पुलिस ने कसी कमर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश मणि। बकरीद त्योहार के मद्देनजर गोरखपुर पुलिस हाई अलर्ट। गोरखपुर पुलिस ने कमर कस लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सीएम सिटी है। अगर हम सीएम सिटी की बात करें तो सीएम सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस देखने को मिलती है।
गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में जो है सभी थानों पे जो है पीस कमेटी की मीटिंग जारी है। सभी थानों पे जो है ग्राम प्रधान, सामाजिक लोग, कार्यकर्ताओं के साथ ही मस्जिदों के मौलानाओं एवं पार्षदों के साथ मीटिंग जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस बार जो है बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। वहीं मस्जिदों के मौलानाओं को भी सख्त निर्देशित किया गया। उन्होंने भी जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कही और कहा कि इस बार कार्यक्रम को शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई अन्य किसी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं। वहीं गोरखपुर की प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है कमर कस ली है और इस बार जो है शांतिप्रिय ढंग से जो है बकरीद के त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के प्रेम के साथ मनाया जाएगा। तब तक के लिए आप गोरखपुर से बने रहे। 19 मणि के साथ इंडिया वॉइस। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अमरोहा की हसनपुर में स्थित सरकारी कान्हा गौशाला में जो बीमार गाय थी उनको जिंदा दबाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मामला लगातार सुर्खियों में है। जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर हसनपुर के जो मौजूदा एसडीएम है उन पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसडीएम की मौजूदगी में जो बीमार गाय थी, जिंदा गायों को मिट्टी में दफन करने का कार्य वहां पर एसडीएम की मौजूदगी में किया जा रहा था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस पर हंगामा काटा और जहां पर लगातार उन्होंने इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इसमें संज्ञान लेकर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई का आदेश दिया गया उसमें एक मात्र छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही जो प्रशासन कर रहा है, उससे बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं, हालांकि अमरोहा के जो हसनपुर तहसील के एसडीएम हैं और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने यह शर्मसार कर देने वाला कार्य किया है, जो कर्मचारी जेसीबी के माध्यम से जिंदा गायों को दफन कर रहे थे, उसमें जो ये जिम्मेदार हैं उन पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो गौशालाओं को लेकर कार्य कर रही है, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गौशालाओं को लेकर, गायों के पशुपालन को लेकर जो लगातार योजनाएं निकाली हैं, उसको देखते हुए जिस तरह से यहाँ अमरोहा के जो हसनपुर के तहसील के अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से लापरवाही उनकी यहाँ देखी गई है, जिसके चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से कार्रवाई कर पाती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद। अलीगढ़ में बिना लाइसेंस के चल रही 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापा मारा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। थाना इगलास क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा अवैध रूप से आइसक्रीम बनाने की 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के कस्बा इगलास में एसडीएम के द्वारा अवैध रूप से बिना लाइसेंस की आइसक्रीम बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां से आइसक्रीम का भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाया जा रहा लिक्विड और उसकी सामग्री बरामद की है। इधर पूरे मामले में एसडीएम इगलास के द्वारा बताया गया है कि उनको सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत उनके द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। इधर आइसक्रीम में भारी मात्रा में आइसक्रीम बनाने का लिक्विड और उसकी सामग्री बरामद की है। हालांकि पूरा साफ तौर से एसडीएम का कहना है कि इस मामले को लेकर जब जांच की गई तो पाया गया कि दोनों ही फैक्ट्रियों के लाइसेंस नहीं थे, जो कि अवैध रूप से संचालित थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और बाकी जितना भी आइसक्रीम बनाने का लिक्विड और उसकी सामग्री मिली है उसको जब्त कर लिया। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरीके से ये आइसक्रीम उस फैक्ट्री में बनाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसको लेकर एसडीएम इगलास ने साफ तौर से हिदायत दी कि इस मामले की जांच कर सख्त से सख्त इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।